लोक कथाएं अपनी ज्ञान परंपराओं को जानने समझने का माध्यम रही है। दादी नानी के जीवन के झुर्रियों और अनुभवों से फूटती ये कथाएं हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। हमारे लोक में कथाएं सुनाने की एक बड़ी मजबूत परंपरा रही है। देश दुनिया में इस पर बहुत काम भी हुआ है। हमारे ही परिवेश में लोक कथाओं के अनेक प्रकाशित संग्रहों की भरमार है, लेकिन शिक्षण में अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। भाषा शिक्षण में सुनने की आदत डालने या दूसरे बुनियादी भाषाई कौशल विकसित करने के लिए हम सीमित संख्या में ही उसका उपयोग कर पाए हैं। क्रिएटिव लोक में संकलित लोक कथाओं के माध्यम से हम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षण में भी लोक कथाओं के इस्तेमाल का रास्ता तलाशना चाहते हैं। कथा कथन एक कला है। अच्छा कशागो अपनी आवाज के साथ हमें अपनी कहानियों के लोक में ले चलता है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में कहानियां सुनाते हुए ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सके, यह लोक कथाओं के इस्तेमाल की बुनियादी शर्त है। जो लोक कथाएं यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं, उन्हें सुनते हुए शिक्षक इस कौशल को सीख सकते हैं। सुनते सुनते अपने शिक्षण में इनके इस्तेमाल के स्थल ढूंढ सकते हैं। इन कथाओं के अंत में हमने ऐसे कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। अंत में हम बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि कथा कथन का यह तरीका और शिक्षण में इनका इस्तेमाल महज हमारे सुझाव हैं। धरातल पर काम कर रहे हमारे शिक्षक अपनी शैक्षिक सूझबूझ और कल्पनाशीलता के बल पर इन्हें और अधिक उपयोगी बनाकर कक्षा शिक्षण में इनका उपयोग कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि शिक्षण में लोक कथाओं के इस्तेमाल का यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी लोक कथाएं यहाँ की प्रकृति की तरह ही खूबसूरत और गहरी होती हैं। हम यहाँ कुमाऊनी लोक से चुनकर ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आए हैं। ये कहानियां इसलिए कि कहानियों का असर गहरा होता है, इसलिए कि इनकी मदद से हम स्कूली बच्चों को और अधिक आसान और रोचक तरीके से समझा सकें उनकी अपनी किताबों में बसी दुनिया को। तो आइए हम आपको ले चलते हैं क्रिएटिव लोक की दुनिया में। ऐसी लोक कथाएं जिनमें बेशक है कहानियों का रोमांच, लेकिन गणित से लेकर विज्ञान, भूगोल से लेकर इतिहास और जिंदगी के अलग अलग सबक भी। आइए इस सीरीज में ऐसी ही एक कहानी से रूबरू होते हैं। काफल पाको मैं नीचा को। ये बात बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी पुरानी अक्सर लोक कथाएं हुआ करती हैं। पहाड़ी वादियों में बसे किसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी। नाम था कफूली। कफुआ जैसी ही थी बचपन में, खुदकती उछलती, सुंदर और मिठास भरी मयाली बोली वाली लड़की, सबकी लाडली। जितने लाड से उसका नाम कफूली पड़ा था, उतने ही दुखों से भरता गया उसका जीवन। ससुराल में न खास जमीन जायदाद थी, न किसी बड़े सयाने का सहारा। वह जल्दी विधवा भी हो गई थी। एक प्यारी सी बेटी मयाली न होती तो शायद उसके जीने की कोई वजह भी न होती। वह उसी के लिए जी रही थी। एक अबला स्त्री के जीवन के सारे दुख कफूली मयाली का मुंह देखकर भूल जाती। तो हमारी ये कहानी इन्हीं दो किरदारों के बीच की है। परिवार में वे दोनों ही तो थे। दुश्वारियां तो थी, लेकिन छोटी छोटी खुशियां भी, एक दूसरे का सहारा भी। वे एक दूसरे का सहारा क्या थे, एक दूसरे का पूरा संसार थे। एक के बिना दूसरे की दुनिया ही न थी। चलिए उतरते हैं कफूली और मयाली के संसार में। ऋतुएं आती जाती, मौसम बदलते, माँ बेटी की जिंदगी में कोई बदलाव ना आता। सूरज आता और सिर के ऊपर से गुजर कर डूब जाता। बारिश होती और पानी बरसकर निथर जाता। पानी कम बरसे या ज्यादा उन्हें क्या, कौन सा उनकी खेती बाड़ी थी। कहीं इजर में 4 दाने मडवे छिड़क दिए, बंदर सुअर से जो बच गया हाथ लग गया। कहीं सैलौट के किसी खेत में 2-4 सूपा जो उग गया, वही साल भर पेट का गुजारा हुआ। ह्यून, चौमास, रूढ़ जैसे सबके लिए आते हैं, उससे पीड़ादायी गरीब के लिए होते हैं। ये दुख तो लगे ही थे। अच्छी बारिश जरूर सुकूनदायी होती,
कंदमूल फलों से जंगल पेड़ पौधे लद जाते तो उनके लिए भी प्रकृति कुछ इंतजाम कर पाती। लिंगुड़, चौ, झनकार, पिनालू के नौले, तिमुली के दाने, बेड़ू, घिंघारू, काफल उनको भी मिल जाते। जंगल से ये सब इकट्ठा कर कभी कुछ अदल बदल हो पाती तो पेट में कुछ अन्न के दाने भी पहुंचते, वरना जंगल से जो मिला उसी से पेट भरा जाता। ऐसे ही उनकी गुजर बसर होती रही। चैत बैशाख की अपनी ही रंगत होती है। कफुआ यानी बुरांश के फूल पूरे धूरे पर छा जाते हैं। वहीं कहीं से कफुआ पक्षी की कूक जंगल की हवाओं में घुलती सुनाई देती है और इसी के बीच पकता है रसीला काफल। खट्टेपन के भीतर मिठास छिपाए इन काफलों का रस जिस भी जीभ को लग जाए वो लत में पड़ जाए। पर कफुली और मयाली के लिए ये महज जीभ की नहीं पेट की भी खुराक थी। काफल तो उसका फल होता है जो पेड़ में चढ़ सके। कफुली ने यही सीखा था। वह काफल चुनती, टोकरी भरती, टूटी फूटी टोकरी के किनारे कफुआ का एक फूल रोपती और लाल लाल सजी टोकरी के काफल अदल बदल कर अपना और बेटी का पेट भरने का जुगाड़ बनाती। ऐसा रोज भले ही ना हो पाता हो, पर उम्मीद ना छूटती। भरी टोकरी के बदले कम मात्रा में ही सही अन्न के दाने मिल जाते तो उनके चूल्हे से भी धुआं उठता। अपनी किसे थी, एक काफल भी मुंह में डालती तो बेटी गले लग जाती। फिर काफल कौन सा अलभ्य थे, पर इन्हें खाकर मुंह का स्वाद तो बदला जा सकता है, लेकिन पेट भरने के लिए तो अन्न ही चाहिए। वो नहीं खाती तो बेटी कैसे खा लेती? वो तो उसके संघर्षों की साथी थी। शायद माँ की मंशा भी जानती हो। चटपटे स्वाद के लोभ से मचल जाए ऐसा बचपन उसने जिया ही कब था। तो उस दिन भी बेचारी बिना खाए माँ की टोकरी में काफल इकट्ठी करती गई। काफल की फूल सी सजी टोकरी को सिर पर रखकर कफुली घर को चली तो पीछे पीछे बेटी भी चल पड़ी। दोपहर चढ़ते चढ़ते सूरज अब और खिल गया था। धीरे धीरे उसकी तपिश बढ़ रही थी। काफल से लदी फूलों से सजी टोकरी घर पहुंची। भीड़ी के कोने में एक ओट में संभाल कर रख दी गई। सूरज की रोशनी को वहां पहुंचने में अभी कुछ समय था। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। भीड़ी पर सुस्ता रही इस टोकरी को कफुली के सिर पर फिर से एक बार और यात्रा पर निकलना था, लेकिन उससे पहले कफुली को कुछ जरूरी काम भी निपटाने थे। अकेले का कारोबार क्या काम नहीं होता, सब कुछ ही होता है। कफुली ने बेटी को टोकरी की देखभाल के लिए तैनात कर दिया और बोली, काफल मत खाना, ये घटने नहीं चाहिए। बेटी भी माँ के मन की बात जानती थी। फिर ऐसी सजी टोकरी को भला कौन बिगाड़े? कफुली जाने से पहले काम निपटाने लगी, लेकिन जल्दी जल्दी करते भी उसके काम नहीं निपटे। इधर घर पर बेटी अकेली थी। टोकरी को एक टक देखती रही। वो भूखी तो थी, लेकिन माँ के शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते, काफल मत खाना, ये घटने नहीं चाहिए। इसी सब में जाने कब उसकी आंख लग गई। और इधर सूरज और चढ़ाया तो भीरी का जो किनारा अब तक छाया में था, तीखी धूप की जद में आ गया। चैत बैशाख की धूप हुई। थोड़ी ही देर में अपना काम कर गई। रसीले काफलों का पानी भाप बनकर उड़ता रहा। वे थोड़ा कम नजर आने लगे। थकी, मांदी, भूखी, प्यासी, लेकिन उम्मीद से भरी कफुली जब घर पर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। जैसे ही उसकी नजर काफल की टोकरी पर पड़ी, तूने काफल खाए? कफुली का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने मयाली को झकझोरते हुए उठाया, फिर पूछा, तूने काफल खाए? अधखुली नींद में ही मयाली ने समझने की कोशिश की कि माँ क्या पूछ रही है। उसने जवाब दिया, मैंने तो काफल चखे भी नहीं। यह सुनकर कफुली का पारा और चढ़ गया। उसने आव देखा न ताव रोते हुए अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारा। उत्तर फिर वही मिला, मैंने काफल चखे भी नहीं। एक तो काफल खा दिए, फिर झूठ भी बोलती है। कफुली का गुस्सा और बढ़ता ही गया। उसने अपनी बेटी की बेसुध पिटाई शुरू कर दी।
बेटी हतप्रभ देखती रह गई। रोते रोते कहती, माँ मैंने नहीं चखे। लेकिन माँ को न जाने आज क्या हो गया था। बदहवास रोती, उसे झकझोरती, मारती। नन्ही सी जान रोती सुबकती और कहती, मैंने नहीं चखे। अचानक लड़खड़ाई, गिरी, फिर कभी न उठी। मैंने काफल नहीं चखे कि यह करुण चीत्कार सुन जैसे प्रकृति भी रो पड़ी। ये चीत्कार कुकू पक्षी ने भी सुनी। बारिश की टेढ़ी तिरछी फुहारें गिरी, टोकरी में भी पड़ी। पानी के छींटे पड़ते ही काफल फिर से तरोताजा हो उठे, पहले जितने ही फूल गए। इधर कफुली को भी होश आया, बात भी समझ में आ गई। काफल की अब किसे पड़ी थी, लेकिन वे टोकरी भर हो गए थे। दुख और पश्चाताप के आंसू फूट पड़े। कफुली दहाड़े मार कर रोई, पर प्राण जो उसने अपनी बेटी के ले ही लिए थे, खुद के भी त्याग दिए। निश्चित पड़ी माँ बेटी के साथ पड़ी थी कफुआ के फूलों से सजी काफल की टोकरी। यह करुण दृश्य देखकर पक्षी भी रो पड़े। कहते हैं तब से कुकू पक्षी काफल के पकने की सूचना देने आते हैं और याद दिला जाते हैं, मैंने नहीं चखे, काफल पाको मैं नी चाखू। और घुघुती भी उनका साथ देती है। पश्चाताप भरी करुण उदास आवाज में कहती है, पूर पुतई पूर पूर, यानी पूरे हैं, पूरे के पूरे पूरे। आज भी चैत बैशाख में पहाड़ों में पक्षियों की ये आवाज सुनी जा सकती है। काफल पाको मैनी चाखो कथा एक हृदयस्पर्शी लोक कथा है। इतनी मार्मिक है कि कुमाऊं के हर घर में सुनाई जाती है। कथा के सभी तत्व इसमें मौजूद हैं। भाषा विकास के नज़रिए से ऐसी कथाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इस कथा की मुख्य घटना काफलों का घट जाना और फिर बढ़ जाना है। यह विज्ञान का वाष्पोत्सर्जन व अवशोषण का सिद्धांत है, जो निचली कक्षाओं में विज्ञान विषय की विषय वस्तु है। कक्षा में ऐसे प्रसंग आते ही रुककर चर्चा की जा सकती है। इससे कहानी का आनंद बाधित हो जाएगा, ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा अच्छे किस्सागो ऐसा करते भी हैं। बच्चों का या आ बोलना या इसे हुंकार करना कहते हैं। किस्सागो के साथ संवाद दोहराना, सवाल करना दरअसल श्रोताओं को सक्रिय करने के तरीके हैं। इसे सीखकर कहानी का आनंद बचाते हुए शिक्षण कक्षा को जीवंत बना देगा। काफल की टोकरी में पहले धूप नहीं पड़ रही थी, फिर क्यों पड़ने लगी होगी? सूरज सिर के ऊपर से गुजरकर डूब जाता है जैसे संवाद चर्चा को पृथ्वी के परिक्रमण तक ले जाते हैं। ऋतु परिवर्तन भूगोल शिक्षण की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पाठ निर्धनता एक चुनौती पढ़ाते समय भोजन के लिए मोहताज माँ बेटी का जीवन व निर्धनता से संवेदनहीन हो गई कफुली छात्रों को संवेदित भी कर देगी। तब वे गंभीरता से विषय वस्तु को समझ भी पाएंगे। सूरज की किरणों का कोण बदलना विज्ञान के साथ साथ गणित का भी संबोध है। यह कहानी गणित के बुनियादी संबोधों आगे पीछे, कम ज़्यादा, हल्का भारी, ऊपर नीचे आदि पर चर्चा के स्वाभाविक अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसी ही कथाएं किताबों की खिड़कियां खोलकर प्रवेश देखने के मौके देती हैं। अंक रहित गणित और गणितीय मस्तिष्क का निर्माण लोक कथाओं में अवसर मिलते ही करना चाहिए। कथा शुरू से अंत तक बांधे रखती है। ध्यानाकर्षण के साथ मुहावरों आदि पर चर्चा करते हुए भाषाई शिक्षण के लिए तो बहुत उपयोगी है ही। उम्मीद है इसका उपयोग कक्षाओं में किया जाएगा। बात तब की है जब पहाड़ी जंगलों की पगडंडियां आबाद हुआ करती थी। सड़कों का जाल इस तरह नहीं फैला था और लोग एक गांव से दूसरे गांव की यात्राएं इन्हीं पगडंडियों से किया करते थे। इन पैदल यात्राओं में आपको उतनी देर प्रकृति के सबसे मनोरम हिस्से का हिस्सा बन जाने का मौका मिलता
जितनी दूरी तक ये पगडंडियां जंगलों में पसरी रहती है। बांझ, चीड़, देवदार, काफल और दूसरे कई पेड़ों से टकराती सरसराती हवाओं का मध्यम शोर, उनके बीच कलरव करती जलधाराएं, अलग अलग चिड़ियाओं की कूक और सरपट इधर उधर भागते जीव जंतु। ऐसे ही दूर पहाड़ियों में बसे किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। हालांकि भरा पूरा गांव था, पर वो अपने घर में अकेली ही थी। उसके पति को गुजरे एक अरसा हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी जिसे उसने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब बेटी बड़ी हुई तो घने जंगल के उस पार एक दूसरे गांव में उसकी शादी हो गई। बेटी अपने ससुराल चली गई, तो इस तरह से बुढ़िया अकेली ही रह गई। बुढ़िया मेहनती थी और अपनी बेटी के लिए चीजें जमा करना उसकी आदत थी। उसे जो कुछ भी मिलता वह उसे अपनी बेटी के लिए रख लेती और एक दिन उसके घर पहुंचा आती। एक बार वह लंबे समय तक अपनी बेटी के घर नहीं जा पाई। उसकी बेटी के लिए बहुत सी चीजें जमा कर रखी थी। अखरोट, खोजे, बड़ी, सिंडियल, चूड़े जमा करते करते उसकी पोटली बहुत बड़ी हो गई। अब उससे ज्यादा दिन नहीं रुका जा रहा था। एक दिन ककड़ी, ताजी सब्जियां और जमा किए सारे सामान की पोटली सिर पर रखकर वह अपनी बेटी से मिलने चल पड़ी। बेटी का घर जंगल के उस पार था। बरसात के बाद उन दिनों ऊंची घनी घास के कारण रास्ते के इधर उधर कुछ भी ना दिखता था। घने जंगल के बीच बस रास्ता दिखाई देता, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस चिड़ियों की चींची और पैरों से खड़कते पत्तों की छड़छड़ की आवाज सूने जंगल में डरावनी लग रही थी। जंगल इतना घना था कि दिन नहीं अंधेरा लग रहा था। अचानक ही एक काला मोटा भालू उसके सामने आ गया और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दराती जैसे नाखून, लंबा खुला मुंह देखकर बुढ़िया डरने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हाथ जोड़कर बोली, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना, पेट भी भरेगा। भालू ने उसकी बात मान ली। आगे बढ़ने पर बुढ़िया को बाघ मिला। उसने अपने लंबे लंबे दांत दिखाते हुए कहा, मैं तुमको खा जाऊंगा। बुढ़िया ने फिर जवाब दिया, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना, पेट भी भरेगा। बाघ ने भी उसकी बात मान ली। बाघ और भालू से किसी तरह जान बचाकर बुढ़िया तेज कदमों से चल रही। तभी एक सियार आ धमका। उसने बड़ी चालाकी से दांत दिखाए और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया ने फिर जवाब दिया, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटा होकर आऊंगी, तब खा लेना, पेट भी भरेगा। सियार ने भी उसकी बात मानी। जैसे तैसे जान बचाकर बुढ़िया बेटी के घर पहुंची। उसने सारा जमा किया सामान जब बेटी के सुपुर्द किया तो उसे लगा मानो कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। बेटी ने कहा, माँ इतना कुछ क्यों ले आई, सब कुछ तो होता है यहाँ। लेकिन इन सारी चीजों में पसरा माँ का लाड़, वो तो इसी तरह आ सकता था ना। दोनों ही इस बात को जानते थे। माँ ने प्यार से बेटी को गले लगा लिया। बेटी के घर माँ के दिन बड़े अच्छे गुजरने लगे। बेटी ने खूब सेवा की, अलग अलग पकवान, स्वादिष्ट खाना। इसी बीच दोनों ने ढेर सारी बातें की। इतना बड़ा गांव हुआ, उसके कई किस्से भी तो थे जो माँ ने बेटी को बताने थे, और भी कई सुख दुख। कभी वह बेटी के साथ खेतों पर काम करने चली जाती या कभी घर के कामों में ही हाथ बटा देती। बेटी उसे आसपास के मंदिरों में भी घुमा लाई और एक बार तो गांव में लगे मेले में भी। इस तरह से बुढ़िया कई दिनों तक उसके घर पर रही। वापस जाने के तो ख्याल से भी उसे डर लगता था। जंगल में भालू, बाघ और सियार को किया अपना वादा वो अभी भूली नहीं थी। लेकिन बेटी के घर भी कितने दिन रुकती। एक दिन उसने अपनी बेटी को जंगल में हुआ सारा वाकया बता दिया और अपना डर भी। उसकी बेटी बड़ी चतुर थी। उसने माँ की वापसी का एक आइडिया बनाया। उसने एक बड़ी सी तुमड़ी ली, ठीक अपनी माँ जितनी लंबी। तुमड़ी जानते हो ना, सूखी हुई गोल खोखली बड़ी सी लौकी। बेटी ने तुमड़ी में कुछ छेद कर दिए, आंख, नाक और हाथ पैरों के लिए, और उसे ऐसा बना दिया कि उसे उसकी माँ पहन ले।
फिर उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और उसे तुमड़ी पहना दी। बुढ़िया एकदम तुमड़ी जैसी दिखने लगी। अब बुढ़िया अपने गांव की ओर रवाना हुई। सियार तो कब से इंतजार कर रहा था। जंगल में किसी के आने का एहसास होते ही वो रास्ते में आ गया, पर देखा तो तुमड़ी। उसने उसी से पूछ लिया, तुमड़ी, क्या तुमने उस बुढ़िया को देखा है जो अपनी बेटी के घर से मोटी होकर लौटने वाली थी? तुमड़ी के अंदर से आवाज आई, हिट तुमड़ी बटे बट, मैं की जानू त्यार बुढ़ी की बात। तुमड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन सियार तो सियार था, उसे कुछ शक हुआ। चुपके चुपके तुमड़ी का पीछा करने लगा। जाते जाते आगे उसे भालू मिला। उसने भी तुमड़ी से पूछ लिया, तुमड़ी, क्या तुमने उस बुढ़िया को देखा है जो अपनी बेटी के घर मोटा होकर लौटने वाली थी? तुमड़ी के अंदर से आवाज आई, हिट तुमड़ी बटे बट, मैं की जानू त्यार बुढ़िया की बात। तुमड़ी फिर आगे बढ़ गई। भालू ने सियार को पीछा करते देखा तो वह भी चुपके चुपके दोनों का पीछा करने लगा। बुढ़िया ने धार चढ़ ली थी, अब रास्ता उतार का था। आगे अपने होठों पर जीभ फेरता बाघ भी रास्ते में मिल गया। उसने भी तुमड़ी से पूछा, तुमड़ी, क्या तुमने उस बुढ़िया को देखा है जो अपनी बेटी के घर से मोटी होकर लौटने वाली थी? तुमड़ी के अंदर से फिर से वही आवाज आई, हिट तुमड़ी बटे बट, मैं की जानू त्यार बुढ़ी की बात। तुमड़ी फिर आगे बढ़ गई। बाघ ने भालू और सियार को पीछा करते हुए देखा तो वह भी चुपके चुपके इनके पीछे चल पड़ा। अपने पीछे पीछे बाघ, भालू और सियार को देखकर बुढ़िया घबराने लगी और उसकी रफ्तार बढ़ गई। जल्दबाजी में रास्ते में उभरे एक ठूंठ से बुढ़िया का पैर जा टकराया और वह लुढ़ककर तेजी से नीचे गिरने और लुढ़क। तीनों जानवर भी तेजी से उसका पीछा करने लगे। तुमड़ी थी तो और तेज लुढ़की, गुर 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 गुर, और फिर एक जगह आवाज आई, भड़ा। तुमड़ी फूट गई थी और अंदर से निकली बुढ़िया। सियार, भालू और बाघ की तो आंखें खुली रह गई। वे सब उसकी तरफ झपटे। बुढ़िया पेड़ पर चढ़ गई। तीनों पेड़ की जड़ पर पहुंचे। भालू तो पेड़ पर ही चढ़ने लगा, उसे बाघ ने नीचे खींच दिया। तीनों में गुत्थम गुत्था हो गई। तीनों सोच रहे थे कि बुढ़िया मलाई, खीर, पूरी बड़े खाकर आई है। इसे खाते समय मलाई का भी स्वाद आएगा, बड़े का भी स्वाद आएगा और खीर का भी। वे बहुत देर तक आपस में लड़ते रहे। बुढ़िया को पेड़ से अपना घर दिखाई दे रहा था। वह बैठी रही। लड़ते लड़ते तीनों थक गए और ललचाती नजरों से बुढ़िया को देखने लगे। सियार बोला, तुमने वादा किया था कि मैं मोटी होकर आऊंगी तो मुझे खा लेना। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन तुम तीनों तो यहाँ आकर लड़ने लगे। अब मैं नीचे कूदूंगी, जिसके हाथ पड़ूंगी वो खा लेना। तीनों टकटकी लगाकर ऊपर देखने लगे। बुढ़िया ने तुरंत कमर में खोस कर रखी लाल मिर्च का पाउडर नीचे छिड़क दिया। बेटी की तरकीब काम कर गई। तीनों की आंखों में जलन पड़ने लगी। वे आंखें मलने लगे और मलते ही रह गए। आंखें खोलना अब बहुत मुश्किल था। बुढ़िया झटपट नीचे उतरी, गठरी सिर पर रखी, फिर ऐसी सरकी कि घर के अंदर आकर ही रुकी। यह लोक कथा आपने सुनी, हिट तुमड़ी बाटे बाट। लोक कथा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा के बुनियादी कौशल, सुनना और बोलना का विकास करने के लिए अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी लोक कथाओं में कई सारे पात्र एक ही संवाद को दोहराते हैं। इस कहानी में हिट तुमड़ी बाटे बाट और बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी संवाद बार बार आ रहे हैं। इस पैटर्न को पकड़कर बच्चे संवाद दोहराने लगते हैं। लोक कथा बार बार दूध मलाई खाकर मोटा होने की बात करती है। क्या इससे मोटे हो जाते हैं? क्या है इसमें ऐसा? तो इस बहाने पोषक तत्वों पर बात हो सकती है। संतुलित आहार क्या होगा, दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है, वगैरह वगैरह पर बात की जा सकती है। ये सारे प्रकरण विज्ञान से जुड़े हुए हैं। परंपरागत भोजन के बारे में पढ़ाते समय स्थानीय व्यंजनों की सूची, स्थानीय फल सब्जियों का जिक्र, उनके उत्पादन के लिए उस क्षेत्र की जलवायु आदि के बारे में बात हो सकती है। तुमड़ी का इस्तेमाल बीज भंडारण के लिए किया जाता है। तुमड़ी से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक भंडारण के तौर तरीकों के विकास का इतिहास
बताया जा सकता है। ये सब सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु हैं। गणित विषय के शिक्षण के लिए तुमड़ी की ज्यामितीय आकृति पर बात हो सकती है। इस बहाने फिर अन्य आकृतियों पर बात की जाएगी। तुमड़ी का लुढ़कना भी जैसा कि एक गणितीय संबोध है, और साथ ही तुमड़ी के आयतन तक भी बात पहुंच जाएगी। सवाल अंततः एक जीवंत कक्षा और बच्चों को परिवेश से जोड़ने का भी है। इसलिए इस लोक कथा में ढेर सारी संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुमाऊं के लोक से चुनी एक ऐसी ही कहानी, लछिया के 7 बेटे। कहानी आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं अपना परिचय देती चलूं। मेरा नाम है प्रज्ञा। किसी पहाड़ी गांव में अधेड़ हो चले लछिया के 7 जवान बेटे थे। कहते हैं एक से बढ़कर एक थे, लेकिन जीनियस नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक मूर्ख। लछिया के बेटों ने कोई काम छू लिया तो उसका बर्बाद हो जाना तो बिल्कुल तय था। तो हमारी ये कहानी लछिया और इन्हीं 7 बेटों की है और इनसे जुड़े मजेदार किस्सों की भी। तो चलिए सुनते हैं पहला किस्सा। अपने निठल्ले मूर्ख लड़कों की दशा देखकर लछिया चिंता में था कि मेरे बाद इनका क्या होगा। उसने लड़कों के लिए कपड़े की दुकान डाल दी। 7 लड़कों को उसने बुलाया, अच्छे से सब कुछ समझाया। मीटर की छड़ी से नाप कर 1 मीटर कपड़ा काट कर भी दिखाया। सोचा अब ये क्या गलती कर ले। आखिर में कपड़े का रेट बताकर वह घर आ गया। लड़कों ने याद कर लिया कि 5 रुपये मीटर कपड़ा बेचना है। दुकान में 500 मीटर कपड़े का थान रखा था। लछिया रास्ते भर अपनी आमदनी का हिसाब लगाता रहा। उसने हिसाब लगाया कि 5 रुपये के हिसाब से अगर पूरा थान बिक गया तो उसे मिलेंगे 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये। उसने थोक में कुल कपड़ा खरीदा था 1500 रुपये का, यानी 1500 रुपये का। तो उसे कुल आमदनी हो जाएगी 1000 रुपये। उस जमाने में अच्छे खासे सरकारी अफसरों की तनख्वाह भी 300-400 रुपये हुआ करती थी। उसने सोचा महीने भर में भी अगर इतना कपड़ा बिक गया तो अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। उसे घर पहुंचे अभी कुछ घंटे ही हुए थे कि 7 भाई हंसते खेलते घर के आंगन में पहुंच गए। इससे पहले लछिया कुछ समझता, बड़े लड़के ने सीना फुलाकर कहा, बाबू सारा का सारा कपड़ा बेच दिया हमने। लछिया को खुशी हुई लेकिन आश्चर्य भी। उसने सोचा क्या वाकई ये लड़के समझदार हो गए हैं। तभी दूसरे लड़के ने उसके हाथों में पैसों का थैला रख दिया और तीसरा लड़का बोला, लो बाबू पूरे 100 रुपये हैं। लछिया का सिर चकरा गया। उसने बेटों से पूछा, यह क्या हिसाब हुआ। सबसे छोटा बेटा बोला, हमने तो ठीक वैसा ही किया था जैसा आपने हमें बताया था। 1 रुपये का 5 मीटर कपड़ा बेचा। बड़ा बेटा गणना करते हुए बोला, 1 रुपये का 5 मीटर तो 500 मीटर के हुए ना 100 रुपये। सभी बेटों के चेहरे पर गर्व का भाव था। लछिया सिर पकड़कर रह गया। सात जवान लड़कों का बाप होकर भी लछिया अकेले ही काम करता। हाथ बटाने को किसी लड़के से कुछ कह नहीं सकता था। पता नहीं कौन क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। लछिया जब भी किसी काम को सरल समझकर उन्हें सौंपता तो उसी में भी नए तरीके से मूर्खता कर देते। वह जो कुछ भी समझाकर भेजता उसका भी अपना अलग ही अर्थ निकालते। जो मन में आता उसे ऐसे करते जैसे गजब के विद्वान हो। लेकिन मरता क्या न करता, बेटों को दुनियादारी सिखाने का काम भी तो बाप का ही था। अब इस बार उसने एक नया काम बेटों को सौंपा। देखिए बेटों ने फिर क्या कमाल कर डाला।
लछिया ने तय किया कि वह अपने बेटों को छोटे छोटे काम सौंपकर धीरे धीरे दुनियादारी सिखाएगा। उसने अपने 7 बेटों को इस बार सुई खरीदने बाजार भेजा। सोचा सुई जैसी चीज में ये क्या ही बखेड़ा खड़ा कर लेंगे। लड़के बाजार पहुंचे। दुकानदार ने सुई दिखाई और उसका दाम 2 पैसे बताया, लेकिन सुई देखकर 7 बेटे दुकानदार से बहस करने लगे। उनका कहना था कि हमारे पिताजी ने हम 7 को भेजा है और तुम हमें इतनी छोटी सी चीज दे रहे हो। बहुत समझाने पर भी लड़के नहीं माने। तंग आकर दुकानदार ने कहा, बड़ी सुई मिल तो जाएगी लेकिन 20 रुपये की है। लछिया के बेटे खुश हो गए। दुकानदार ने उन्हें एक लंबा, पतला और सूखा पेड़ दिखा दिया। ऊपरी सिरे की ओर से वो पतला होता ही है, सुई जैसा दिख भी रहा था। उन्होंने तुरंत दुकानदार को 20 रुपए पकड़ा दिए। 7 लड़कों ने उस पर कंधा लगाया और घर की ओर चल दिए। इतना लंबा पेड़ ढूंढना आसान काम नहीं था। कभी इधर टकराता तो कभी उधर। पकड़ पकड़, चल चल, बदल बदल और पैरों की धमक धम से तो तमाशा ही हो गया। तमाशबीन रास्ते के दोनों ओर खड़े हो गए। उनके सुई लाने की धमक ऐसी थी कि लछिया को दूर से ही खबर लग गई। उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि महज सुई मंगाने पर भी उसके बेटे ऐसा कमाल कर देंगे। उसका सिर भन्ना गया। लछिया के बेटों के किस्से अब जहां तहां फैल चुके थे। उसके बेटों को तो क्या फर्क पड़ना था, लेकिन लछिया को लोगों के बीच जाने में भी शर्म आने लगी। ऐसे में उसने उन्हें कहीं बाहर जाकर काम ढूंढने की सलाह दी। 7 भाइयों को ये सलाह बहुत पसंद आ गई और वे घर से निकल पड़े। घर से बाहर लछिया के बेटों ने जो कमाल किया, आप सुने उसका किस्सा। पहाड़ से निकलकर कोई पहाड़ी कहाँ जाता है। वे भी भाबर पहुंच गए। वहां उनको लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे धोकर एक जगह इकट्ठा करने का काम मिला। मजदूरी के साथ साथ खाना और रहने का ठिया मिल गया। इसलिए बिना किसी गड़बड़ी के 7 भाइयों ने मिलकर ठीक ठाक पैसा जोड़ लिया। जब काम खत्म हो गया तो उन्होंने गांव वापस जाने का प्लान बनाया। उन्होंने घर पर सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा, लेकिन ईजा के लिए अब तक कुछ नहीं खरीदा था। छोटे भाई ने सलाह दी कि क्यों न ईजा के लिए एक 9 पाटिया घाघरा बनाया जाए। सबको सलाह पसंद आ गई। घाघरे के लिए कपड़ा खरीदा गया। दर्जी के यहाँ पहुंचे। दर्जी ने साइज पूछा तो समझ नहीं आया कि क्या बताएं। चारों ओर माँ के बराबर मोटी औरत ढूंढने लगे। उस साइज की औरत दिखती उससे पहले ही एक भाई को ईजा के बराबर मोटा साल का पेड़ दिख गया। अब समस्या यह थी कि दर्जी को कैसे दिखाएं। दर्जी पहले ही सिलाई के बहुत ज्यादा दाम बोल रहा था। यहाँ आने पर तो वो नपाई के दाम भी अलग से ले लेता। तो सभी करामाती भाइयों ने तय किया कि घाघरा वो 7 खुद ही सिलेंगे। सुई धागे का इंतजाम हुआ। पेड़ पर 9 बार लपेटकर घाघरा सिल दिया गया। घाघरा देखकर 7 भाई बड़े खुश हुए। अब नई समस्या खड़ी हो गई थी कि इसे घर कैसे ले जाएं। उन्होंने पेड़ के उस हिस्से को काटा और घर को चल दिए। जैसे तैसे साल का भारी तना घर पहुंचा। सारा बचा खुचा पैसा उसे घर पहुंचाने में लग गया। घाघरे की तो बात ही क्या कहनी। बेचारा लछिया फिर सिर धुन कर रह गया। निराश लछिया ने मान लिया कि इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। घर लौटे बेटे अब फिर से घर पर ही रोटी तोड़ने लगे। कुछ दिन और बीते, फिर से भाइयों ने एक और करामात कर दिखाई। अब सुनिए ये नया किस्सा। मकान की धूर सड़ गई थी। बदलने के लिए नई धूर जंगल में कटवाई गई थी। धूर की खासियत होती है कि इसमें जोड़ नहीं लगता। तकरीबन पूरे पेड़ की लंबाई का ही धूर चाहिए होता है, जिससे पाथर की छत में मजबूती आती है। लछिया ने 7 बेटों से कहा कि जब तुम सुई की जगह पूरा पेड़ और भाबर से यह साल का लट्ठा यहाँ ला सकते हो तो जंगल से धूर भी लेकर आ जाओ। 7 भाई जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में नदी आई। सभी ने कपड़े उतारे उस पार गए। अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि सबसे छोटा भाई दहाड़े मारकर रोने लगा। पूछने पर बोला कि हमारा एक भाई नदी में डूब गया है। दूसरे ने जल्दी जल्दी सबको गिना तो वाकई 6 ही निकले। अब तो उनकी रोने की दहाड़ों से सारा जंगल कांप उठा।
जो भी गिनता 6 ही निकलते, खुद को कोई न गिनता। उनकी दहाड़ें सुनकर एक राहगीर का दिल पसीज उठा। उनके पास आकर हालचाल जाना तो सब समझ गया, लेकिन उन्हें कैसे समझाए। उन्हीं में से एक के पैर का जूता निकाला, पहले के सिर पर मारा और बोला 1, फिर दूसरे के सिर पर मारा, बोला 2, और इसी तरह 3, 4, 5, 6 और 7। सातों की खुशी का ठिकाना न रहा। सातवां भाई जो मिल गया था। फिर सातों भाई धूर लाने चल पड़े। उन्हें पिता की बात याद थी कि साल का यह लट्ठा ला सकते हो तो धूर भी ला ही सकते हो। उन्होंने धूर के वैसे ही 7 टुकड़े बनाए, एक एक कर उठाकर ऐसे घर आ गए जैसे दुनिया जीत कर आए हो। लचिया का सिर फिर से चकरा गया। अब लचिया की कमर ही टूट गई थी। उसने कसम खा ली कि अब से बेटों से कोई काम नहीं करवाएगा। लेकिन बेटों ने कसम थोड़ी ही खाई थी कि वे करामात नहीं करेंगे। उनकी करामातें जारी रही। तो सुनिए उनकी करामातों का ये आखिरी किस्सा। बेटे घेर कर पूछने लगे कि और कोई काम तो नहीं है। लचिया आग्रह पूर्वक बोला कि तुम सब मेरा एक ही काम करो कि आज से कोई काम मत करो। यह सुनते ही सातों जाकर लेट गए। समस्या यह आई कि दरवाजा कौन बंद करे। इस बात पर झगड़ा हो गया। फिर एक रास्ता निकला। वे सातों उठकर जंगल गए, लंबा बांस काट कर लाए। सभी ने लेटकर बांस से दरवाजा बंद किया और सो गए। लचिया कुठार की तरफ चल दिया, चावल निकाल कर लाया, बेटों के लिए भात चढ़ा कर बैठ गया। बेचारे काम कर कर के थक जो गए थे। अभी अभी आपने देखी लोक कथा लचिया के 7 बेटे। यह लोक कथा लचिया के 7 बेटों की मूर्खताओं के किस्सों की वजह से एक हास्य कथा है। ऐसी कहानियां अक्सर हर क्षेत्र की लोक कथाओं में पाई जाती हैं। ऐसी कथाओं को कक्षाओं में सुनाने का मूल मकसद कक्षाओं को आनंददायी बनाना होता है। ये कक्षाओं को जीवंत बना देती है। इस कथा में कपड़ों की दुकान किस्से में जब वे मूर्खता करते हैं तो यह दरअसल गणितीय चूक है। गणित की एक नियम और लाभ हानि की अवधारणा को प्रस्तुत करती है और इस पर चर्चा के अवसर देती है। लचिया के लड़के जब पहाड़ से भाबर जाते हैं, यहाँ पर भाबर तराई, पर्वतीय आदि प्राकृतिक भागों पर चर्चा का अवसर मिलता है। साथ ही ये किस्से रोजगार के लिए पलायन विषय को भी छूते हैं। भाबर में साल के पेड़ के बहाने वन्य वनस्पतियों पर चर्चा की जा सकती है। इसी तरह नौपटिया घाघरा परंपरागत परिधान पर भी चर्चा के अवसर देता है। घर की धूर के जरिए पहाड़ी घरों के विशेष स्थापत्य के साथ साथ अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के घरों की बनावट तक बात पहुंच सकती है। ये सारे प्रकरण गणित से लेकर सामाजिक विज्ञान विषयों की शिक्षण सामग्री हैं। मेरा नाम है प्रज्ञा और जो लोक कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ ये चुनी गई है खूबसूरत ब्यास घाटी के इलाकों से। छियालेख की संजीवनी। महाकाली नदी के किनारे किनारे वे चले जा रहे थे। मत पूछो कौन। वेशभूषा से साधु ही लगते थे। ये कोई नई बात भी नहीं थी। ऐसे साधु संत ब्यास घाटी में आते ही रहते थे। यह घाटी जितनी सुरम्य थी उतनी ही दुर्गम। शुरुआत में ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की पीठ पर चढ़ाई, घने जंगलों को लांघना किसी भी बटोही के हौसलों को पस्त कर दे। लेकिन इस बटोही के तो पैरों में पंख लगे थे। बूंदी गांव के बाद एकदम खड़ी धार में भी वही रफ्तार, जैसे पैरों में ही बंधी हो मंजिल। ये धार ब्यास घाटी की सबसे खड़ी धार थी, छियालेख की धार। लेकिन इसके बाद ही आता था अद्भुत सौंदर्य समेटे छियालेख। दाहिनी ओर ढलान पर देवदार का सुरम्य जंगल और सामने हरी रजाई की सलवटों जैसे पसरे बुग्याल के पीछे बर्फीले पर्वत। तो हमारे बटोही साधु यहीं छियालेख पहुंचे।
इस निश्चल जगह ने साधु को बांध लिया। एक लंबी यात्रा के बाद जैसे उन्हें मंजिल मिल गई हो। उनका मन यहाँ ऐसा रमा कि यहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। आसपास कंद मूल फल जो भी मिलता खा लेते। शांत भाव से कुटिया में बैठे रहते। रोज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठते, स्नान करते और वन की ओर निकल जाते। इस विलक्षण भूगोल की वनस्पतियां उन्हें बेहद आकर्षित करती। उन्हें मालूम था इनमें जादुई चिकित्सकीय गुण हैं। वे इनका अन्वेषण करते रहते। अक्सर वे वन से नए नए पुष्प, कंद मूल फल, जड़ी बूटी, लकड़ियां लेकर आते। भोजन में कौन सा फल खाएंगे, क्या पकाएंगे, किसे कच्चा खाएंगे, किसे पकाकर खाया जाएगा और किसका काढ़ा बनेगा, इस बारे में वे ज्यादा सोचते नहीं थे। उन्हें वन में जो भी मिला वो खा लिया और जो कच्चा खाने जैसा ना दिखे उसे पका दिया। इस रमणीक स्थल पर साधु के जीवन को एक गहरा ठहराव मिला। वे लंबे समय से इसकी तलाश में थे। उनका समय धीरे धीरे शांत वातावरण में गुजरने लगा। फिर एक दिन एक घटना घटी। एक दिन वे भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकले। रोज की तरह ही जंगल से कुछ फल, पत्तियां, कंदमूल आदि इकट्ठा किए। फिर कुटिया में आ गए। कुछ फल खाए, कुछ पकाने लायक चीजें थी। पास ही अय्यामर्ती नाम के एक जलाशय से पानी लेकर आई। आग जलाई और इकट्ठा की हुई सामग्री को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। काढ़ा हिलाने के लिए करछुल की जरूरत पड़ी तो पास ही बीरोकलस्थीन के पेड़ की टहनी तोड़ लाई। उससे करछुल का काम लेना शुरू किया। अभी काढ़ा उबल ही रहा था तो उन्हें लगा कि ये सामग्री कुछ कम है। उन्होंने फिर से जंगल जाने का विचार बनाया। वे दोबारा जंगल जा पहुंचे। अब देखिए आगे क्या हुआ। साधु जंगल से चीजें बटोर ही रहे थे कि उन्हें एक लंबा पेड़ दिखाई दिया जिस पर कुछ फल लगे हुए थे। पेड़ पर चढ़ पाना तो कठिन था, इसलिए उन्होंने फलों को गिराने के लिए एक पत्थर मारा। पर पत्थर फल पर तो नहीं लगा, बल्कि पत्तियों के बीच बैठी एक चिड़िया को जा लगा। चिड़िया मूर्छित होकर नीचे गिर गई। साधु ने जैसे ही उस चिड़िया को देखा उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे ग्लानि से भर उठे। चिड़िया को उठाकर अपनी कुटिया की तरफ भागे। साधु को चिड़िया की जान बचानी थी, इसके लिए उन्हें एक ही तरीका समझ आ रहा था। उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी कुटिया में पहुंचना होगा। कुटिया में चूल्हे पर अभी काढ़ा उबल ही रहा था। उसकी सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। साधु ने एक बर्तन में निकालकर काढ़े को ठंडा किया। कुछ बूंदें चिड़िया की चोंच में डाली। काढ़े की बूंद और सुगंध ने असर दिखाया। चिड़िया ने आंखें खोली। उसे धीरे धीरे होश आया। पंख फड़फड़ाए, एक उड़ान भरी और जंगल में गुम हो गई। संत को एक जादुई काढ़ा बनाने का तरीका पता चल गया था। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक इस काढ़े से लोगों का कल्याण किया। उन्होंने काढ़े में क्या क्या मिलाया किसी को नहीं मालूम। कहते हैं राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो सुषैण वैद्य ने हनुमान से संजीवनी मंगाई थी। कहते हैं हनुमान इसी इलाके से संजीवनी का पहाड़ उठाकर ले गए थे। तो क्या साधु के हाथ में भी वही संजीवनी लग गई थी? अभी आपने सुनी शिलालेख की संजीवनी। यह लोक कथा उच्च हिमालयी क्षेत्र की है। इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक पहचान है। भूगोल विषय शिक्षण के लिए यह लोक कथा उपयोगी है। उच्च हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय आकृतियां, जीव जंतु व वनस्पतियों को पढ़ाते हुए सुनाई जा सकती है। इस कथा में पहाड़ की कठिन चढ़ाई से हौसले पस्त होने का जिक्र आया है। इसी बहाने वायदाब की अवधारणा पर बातचीत की जा सकती है। कथा उच्च हिमालयी क्षेत्र के जनजीवन और कठिनाई को पढ़ाते समय भी उपयोग में ली जा सकती है। इस कथा में साधु के द्वारा काढ़ा बनाए जाने का एक प्रसंग आया है। स्थानीय फूल पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनता है। यह प्रसंग इस परिवेश में पाए जाने वाली वनस्पतियों के औषधीय गुणों से जुड़ जाता है। वनस्पति विज्ञान में यह पौधों के औषधीय गुणों को पढ़ाते समय भी इस कथा का उपयोग
किया जा सकता है। इस लोक कथा में चिड़िया को पत्थर लगने का प्रसंग आया है। संत गलानी से भर उठते हैं, उसे बचाने के लिए उपाय करते हैं। यह प्रसंग प्रकृति के प्रति संवेदित करने में सहायक है। इस तरह इस लोक कथा को भाषा शिक्षण के साथ साथ भूगोल व विज्ञान विषय के प्रभावशाली शिक्षण में भी उपयोग कर सकते हैं। आषाढ़ का महीना था। बादल अब बरसने लगे थे। पानी की कोई कमी न रह गई थी। घास जहां तहां सिर उठाए खड़ी थी। पानी वाली जगह तो पिणु पत्याल ऐसे खड़े थे जैसे छतरी लिए कोई बच्चा। खेतों में भी घास घुटने से ऊपर आ खड़ी हुई थी। इस घास को रोपाई के समय कीचड़ के नीचे दबा दिया जाएगा और ये खाद बन जाएगी। अगल बगल के खेतों में रोपाई लग चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब खेतों पे पड़ती तो पानी से भरे खेत झलझलाहट से चमक उठते थे। कुछ खेतों में घास की हरियाली तो कहीं रुपाई का उत्सव। वातावरण में बस बैलों की घंटियां, पानी बहने के कलरव, हलिया बौसिया की हों हों पै पै और पुतारियों की छप छप की आवाजें ही सुनाई देती। रुपाई के समय सभी लोग सुबह जल्दी से घर के काम निपटा कर खेतों की ओर चल पड़ते। खेतों के बीच कहीं खिमुली भी रोपाई की तैयारी में लगी थी। खिमुली यानी हमारी इस कहानी का एक मुख्य किरदार, एक ऐसी पहाड़ी महिला जिसके सिर पर ढेर सारे कामों का बोझ है। खिमुली की खेत में क्या तैयारियां चल रही थी, आइए देखते हैं। खेतों में घास कुछ ज्यादा ही बढ़ाई थी। धान के पौधे इतने बड़े हो गए थे कि अब उनकी शादी करा दी जाए। अब खेत में मेड़ तैयार करने का काम भी दस्तक दे रहा था। लेकिन खिमुली ये सब करे कैसे? इसके लिए तो उसे लोगों की मदद चाहिए थी। इसलिए वल्टा पलटा करना जरूरी था। मतलब वह जितना दूसरों के रोपाई के कामों में हाथ बटाती जाएगी, उतना ही लोग उसके रोपाई में आकर उसकी मेहनत का कर्ज चुका जाएंगे। यह पहाड़ी खेती का एक बहुत पुराना रिवाज है। खिमुली सबके यहाँ पुतारी बनकर पलटा कर आती। बदले में कोई उसके खेत में बौसिया, कोई हलिया बनकर आ जाता। खेत तैयार होते ही पुते रोपने का काम तत्काल करना पड़ता है, फिर भले ही अंधेरा हो या बारिश, नहीं तो खेत जम जाता है। हमारी मुख्य किरदार खिमुली तो पुतारी ही थी, इसलिए वो रोज एक मूण ओढ़े रहती थी। मूण यानी बरसाती। तो ये मूण है हमारी इस कहानी का दूसरा किरदार। इस मूण का काम क्या था, आइए जानते हैं। मूण एक तरह की बरसाती है जिसे पहनकर ही खिमुली खेतों में रोपाई करने जाती थी। आषाढ़ के महीने में तो मूण ही उसे भीगने से बचाता था। वह दिन भर खिमुली को ढके रहता। उसे बारिश से बचाकर मूण बड़ा इठलाता था। जब खिमुली घर आती तो मूण उतारती, जोर से झटकती और टांग देती। मूण बाकी कपड़ों पर धौंस जमाता रहता कि मैं नहीं होता तो तुम सब भीग जाते, मैं ही तुम सबको बचाता हूँ। वह बात सही भी थी। बाकी कपड़े एहसान तले दबकर सब कुछ सुन लेते। जीवन में हर किसी का हर कोई दिन एक सा नहीं होता। कभी कोई चीज या कोई व्यक्ति बेहद अहम हो जाता है और कभी वही व्यक्ति या वही चीज एकदम मामूली। मूण को भी अगले दिन इस बात का एहसास होने वाला था। देखिए, अगले दिन खिमुली ने रोपाई में पलटा करने जाना था, लेकिन आषाढ़ की चटक खिली धूप देखकर वह मूण को घर पर ही छोड़ गई। मूण बेचारा टंगा देखता रह गया। हालांकि उसे खिमुली की चिंता होने लगी। खिमुली तो पुतारी थी। पूते डालने के लिए खेत तैयार होने में जितना समय लगता, उतनी देर वह अपने खेत में काम कर लेती। उसे अपने खेत में मेड़ बनानी थी।
वह झटपट काम में जुट गई। तभी जाने कहां से बादल आ धमके और भयानक बारिश की दड़दड़ाहट शुरू हो गई। कोई छप्पर की तरफ भागा तो कोई पेड़ के नीचे। खेमुली अपने खेत में ही डटी रही। उसने तो आज हर हाल में मेड़ बनानी ही थी। वह काम करते करते भीगने लगी तो पास ही खड़े पीणू पत्याल को उस पर दया आ गई। वह छतरी जितना तो हो ही गया था, तन गया खेमुली के ऊपर। ये पीणू पत्याल ही हमारी कहानी का तीसरा अहम किरदार है। इसकी खासियत ये है कि इस पर पानी बिल्कुल नहीं टिकता। जैसे ही पानी इस पर गिरता है, पूरा का पूरा लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। तो खेत में खिमुली का काम भी हो गया और वह रत्ती भर भी नहीं भीगी। पीणू पत्याल उसे बचाकर बड़ा खुश हुआ। खिमुली भी बहुत खुश थी। वह घर पहुंची तो मोर ने उसे देखा। वह बिल्कुल भी भीगी नहीं थी। मोर को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर उसकी जगह किसने ले ली। अब देखें आगे क्या हुआ। दूसरे दिन खिमुली के अपने ही खेत में रोपाई थी। हलिया, बौसिया, पुतारी, बैल सब जमा होने लगे थे। सबके लिए कुछ न कुछ कलेवा बनना था। वह सुबह से ही व्यस्त थी। हलवा, पूरी, साग सब्जी इत्यादि लेकर खेत की ओर निकली तो मोड़ ओढ़ना नहीं भूली। मोड़ को भी राहत मिली और साथ ही वो ये भी जानना चाहता था कि कल खिमुली को बारिश से किसने बचाया था। खिमुली के साथ जब मोड़ खेत में पहुंचा तो आसपास की घास ने उसे पिछले दिन की पूरी कहानी कह सुनाई। मोड़ को पीणू पत्याल से बड़ी जलन होने लगी। उसे खूब गुस्सा भी आया। वह पीणू पत्याल से लड़ने लगा। वह बोला, अब पीणू पत्याल भी मोड़ का काम करने लगे हैं, लेकिन मोड़ जैसा कोई नहीं होता। पीणू पत्याल भी क्यों सुनता भला? बोला, होगा तो मोड़, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। मुझ पर तो पानी टिकता ही नहीं है। दोनों में मैं बेहतर तू कमतर की होड़ लग गई। उनके झगड़े से खिमुली तो तंग आ गई और ये समझ गई कि ये झगड़ा खुद नहीं सुलझने वाला, उसे बीच में उतरना ही होगा। खिमुली दोनों के पास पहुंची और देखिए उसने आगे क्या किया। खिमुली ने कहा, हर चीज की अपनी अहमियत है। तुम दोनों मेरे लिए जरूरी हो। हर एक के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। कोई किसी से कम नहीं। बस एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ रहना सीखो। बारिश से बचाने का काम तो मोड़ का ही है। पीणू पत्याल को काटकर सिर पर रख लेंगे तो वह मुरझा नहीं जाएगा। ये छतरी जैसा खड़ा रहेगा तभी तो बचा रहेगा। मोड़ ही इसे बचाए रखता है। जब मोड़ नहीं होगा तो ये काम आएगा। ये सुनकर पीणू पत्याल मोड़ को कृतज्ञता से देखने लगा। उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती ऐसी हुई कि आज भी जब रोपाई के महीने में मोड़ निकलता है तो खेतों के किनारे लगा पीणू पत्याल झूम उठता है। अभी आपने सुनी लोक कथा मूड़ और पीणू पत्याल। यह लोक कथा बरसात का एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती है। आषाढ़ का महीना, बारिश की दड़दड़ाहट, घुटनों तक घास, यह हमारे इलाके में मानसूनी बारिश का नज़ारा है। भूगोल विषय में मानसून बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ी खेती मानसून पर आश्रित है। जब पारंपरिक खेती की गतिविधियों के बारे में कक्षा में बताया जा रहा हो तो इस कथा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही पहाड़ी और मैदानी खेती में अंतर पर भी चर्चा हो सकती है। सामाजिक विषय में सामूहिकता और सहकारिता जैसे सामाजिक मूल्य और इनके हो रहे ह्रास को भी यह कहानी उभारती है। विज्ञान विषय में तो कहानी ससंजक व आसंजक बल तक जोड़ती है। हालांकि यह उच्च कक्षाओं की अध्ययन सामग्री है, लेकिन फिर भी प्रश्न बोए जाने चाहिए। यही शिक्षा का काम है। हल तो बच्चे ढूंढ ही लेंगे। छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है कि पीणू पत्याल काटने से मुरझा क्यों गए। तर्क, वितर्क, कुतर्क शब्दों का इस्तेमाल इस लोक कथा में बार बार हुआ है। इस बहाने इन शब्दों की अवधारणा
क्या है, इस पर भी बात हो सकती है। भले ही यह विषय भाषा का तो है ही, दर्शन का भी है। कहानी के कई आयाम होते हैं। शिक्षक साथियों, जरूरत है इन लोक कथाओं को विषय के अनुकूल कक्षाओं में इस्तेमाल करने की। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है प्रज्ञा। आदि कैलाश मार्ग में एक गांव है कुटी। बहुत समय पहले उसके आसपास के इलाके में एक राजा राज्य करता था। नाम था लिबेनिया। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी तिब्बत की थी और दूसरी नेपाल के मारमा इलाके की। तिब्बती रानी तो तिब्बत के पठारों से ही आई थी, ऐसी जगह जहाँ खेती भी बहुत कम होती है। रानी के मायके में भी अन्न का उत्पादन बहुत कम होता था। जो कुछ मोटा अनाज पैदा हुआ वही खा लिया। कुटी में भी जो मोटा अनाज पकता था वो उसे खूब भाता था। वह तो तिब्बत का खाना जैसे भूल ही गई थी। और नेपाल की रानी का मायका मारमा में था। मारमा का सेरा तो अन्न उगलता था। सेरे में रोपाई लगती थी। धान की रोपाई से लेकर फसलों की कटाई तक खेतों में खूब रंगत रहती। धान में बालियां पकने के दिनों में तो सेरा बासमती की सुगंध से महक उठता था। राहगीर ठहर कर एक गहरी सांस भरकर ही आगे बढ़ते थे। खूब पैदावार होती थी और धान से भी अधिक गेहूं बरसता था। यूं उनकी हरियाली नजरें थाम लेती तो बसंत में हरियाली के ऊपर खिला सरसों ऐसा लगता जैसे हरे कालीन पर पीले फूलों की नक्काशी कर दी गई। घर में चावल, दलहन, तिलहन, इन सभी चीजों की भरमार थी। छोटी रानी को ब्यास घाटी के मोटे अनाज जैसे मड़वा, मक्का, बाजरे से बने व्यंजन बिल्कुल नहीं भाते थे। वह यहाँ के पारंपरिक व्यंजन खाने की आदत बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। वह भरपेट खा भी नहीं पाती। उसे अपने मायके की याद बरबस ही हो आती। वह उदास रहती और धीरे धीरे कमजोर भी दिखने लगी। रानी को मायके की याद आती तो उसे अपने मारमा का सेरा जरूर याद आता, लेकिन उसने मान लिया था कि अब ससुराल ही उसका घर है। जब वह अपने छाजे पर बैठकर बाहर देखती तो उसे जोलीकोंग का बंजर खेत दिखाई देता। वह अपने सपनों में खो जाती। कभी जोलीकोंग में धान की रोपाई, कभी उसमें से धान की कटाई, कभी सरसों, कभी बैलों की घंटियां। छाजे पर बैठकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। राजा उसकी मुस्कान देखकर बड़ा खुश होता। एक दिन एकांत में रानी राजा को भी अपने सपने में घुमा ले गई। रानी ने कहा कि अन्न से धन मिलेगा और हमारा राज्य संपन्न हो जाएगा। राज्य के प्रति रानी का प्यार देखकर राजा गदगद हो गया। वह रानी की हर तरह से मदद करने लगा। हर वक्त वह रानी से अन्न और धन की ही बात करता। वह रानी की भी हर बात मानता और अपने राज्य के भरे हुए खजाने का ख्वाब देखा करता। तिब्बती रानी इस बात से चिढ़ने लगी। राजा को नेपाली रानी के साथ देखती तो उसे बहुत जलन हुई। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि बातें क्या हो रही हैं। एक दिन चुपके से जाकर छाजे के नीचे बैठ गई। सारी बातें जानकर तो उसकी रातों की नींद ही उड़ गई। वह अपने मायके की फसल उगाने की सोचती, लेकिन ऐसा तो उसे कुछ भी याद ही नहीं था जो यहाँ ना होता हो। वहां तो सिर्फ नमक मिलता था। आखिर सारी रात सोचकर उसने तय किया कि वह कुटी गांव में नमक की खेती करेगी। उसके मायके तिब्बत की तरह कुटी में भी नमक पैदा होगा तो उसे भी खूब तवज्जो मिलेगी। और उसे यकीन हो गया कि इस तरह से वह नेपाली रानी से आगे निकल जाएगी। वह नमक का बीज लेने तिब्बत चली गई। और इधर नेपाल की रानी ने सबके साथ मिलकर खेत तैयार करना शुरू कर दिया। कंकरीली जमीन और ठंडी जगह कुछ भी सड़कर खाद बनाने में बहुत वक्त लगा देती थी। उसने शौका परंपरा के अनुसार वहां के सभी कीड़े मकोड़ों से प्रार्थना की कि वे इस भूमि में आकर रहें और इस भूमि को उपजाऊ बना दें। खेत में गोबर, पानी सब कुछ डाला गया। कुछ ही दिनों में उधर गोबर के गोल गोल लड्डू गुरकाते गुबरैले दिखने लगे।
मिट्टी में उथल पुथल करते केंचुओं के आते ही मिट्टी काली भुरभुरी होने लगी। जमीन धीरे धीरे बोने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होने लगी। रानी के मायके मारमा से धान का बीज भी आ गया। अन्न की महक से तो चूहों ने आतंक ही मचा दिया। कुटी के ठंडे इलाकों में सांप तो होते नहीं थे। खेत चूहों और छुछुंदरों की ऐशगाह बन गए। इन खेतों में सांप का होना बहुत जरूरी था। नेपाली रानी ने नाग देवता की आराधना करने का निर्णय लिया। उधर तिब्बती रानी छोटी रानी की इस असफलता पर बहुत खुश थी। उसने ना खेत तैयार किए ना मेहनत की, लेकिन सीधे नमक बो दिया और वह उगा भी नहीं। जब उसे नाग देवता से जुड़ी नेपाली रानी की इन कोशिशों का पता चला तो उसकी ईर्ष्या की कोई सीमा न रही। उसने गांव की एक दुष्ट जादूगरनी को बुलाया और दोनों ने उन्हें मार डालने की योजना बना ली। किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने दन बुनने में काम आने वाले रल को पकड़ लिया। उधर नेपाली रानी की आराधना से नाग देवता आखिरकार प्रसन्न हो गए। उन्होंने दारमा घाटी से सिनला पास होते हुए ज्योलिंगकोंग की यात्रा शुरू कर दी। यह 15 मील की दुरूह चढ़ाई थी। रानी और नाग देवता चढ़ते गए। जादूगरनी और तिब्बती रानी को तो वो रास्ता पहले से ही मालूम था। वे इसी चोटी में छिपकर बैठ गई। जैसे ही उन दुष्ट औरतों ने नाग देवता को देखा, उन्होंने अपनी अपनी तेज धार वाली रल से नाग देवता का सिर काट डाला। नाग देवता का सिर ढलान से होता हुआ कुटी घाटी के किनारे जा गिरा और उनकी बाकी देह ने चट्टानों पर अपना निशान छोड़ा। इस अपराध का पता चलने पर राजा आग बबूला हो गया। वह तुरंत उस जगह पहुंचा। तिब्बती रानी और जादूगरनी के साथ उसकी लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते तीनों मारे गए। नाग देवता के मारे जाने से रानी का सपना भी सपना ही रह गया। तब से कुटी में सिर्फ मोटा अनाज ही पैदा होता है। ज्योलिंगकोंग में धान जैसी ही धानी रंग की घास उग पाती है, लेकिन धान नहीं। अभी आपने सुनी ज्योलिंगकोंग का खेत। इस लोक कथा में खेत को उपजाऊ बनाने के लिए कीड़ों को बुलाने, केंचुए का माटी भुरभुरा बनाने, गुबरेले का गोबर लुढ़काने जैसी प्रसंग आए हैं। विज्ञान विषय में हम जैव परिस्थितिकी तंत्र, किसान के मित्र व शत्रु, जीव, खाद्य श्रृंखला आदि पाठ पढ़ाते समय इस कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कथा में एक और नेपाल की मारमा घाटी का सेरा, उच्च हिमालयी क्षेत्र ब्यास और तिब्बती पठार प्रदेश व काली नदी घाटी का उल्लेख हुआ है। ये तीनों अलग अलग देश के क्षेत्र हैं। तीनों जगहों की जलवायु भिन्न है। भूगोल विषय में ऐसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय इस कहानी को सुनाया जा सकता है। इसी तरह दनकालीन बनाने की दस्तकारी, सामाजिक सांस्कृतिक जनजीवन के प्रसंग भी कथा में हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ स्थानीय जनजीवन व कुटीर उद्योग पढ़ाते समय इस कहानी का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में तो लोक कथाओं का इस्तेमाल हम करते ही हैं। लोक कथाओं में सामान्यतः आंशिक बदलाव करके इन्हें शिक्षोपयोगी बनाने के अवसर भी होते हैं। इसलिए शिक्षक साथी अपनी शैक्षिक समझ से इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित भी कर सकते हैं।